Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the end of bipolarity and this is the 8th part. अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शॉक थेरेपी इन प्रो जो सोवियत अलायंसेस थी, कंट्रीज थी, उनको दिया गया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए इसको भी हम लोगों ने देख लिया है. अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रो सोवियत अलायंस थी उसने डिसइंटीग्रेशन क्यों सोवियत संघ का किया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वो चाहते थे कि उनको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिले. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये सारा डिसइंटीग्रेशन सोवियत संघ का हुआ. जब ये पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने लगे तो जो सोसाइटी थी उसमें डिवीज़न भी थे, डाइवर्सिटी भी थी. तो ये डिवीज़न और डाइवर्सिटी धीरे धीरे कई कॉन्फ्लिक्ट्स में चेंज होने लगी. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी जो होती है वो अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है इन डेमोक्रेसी, कि जो बड़ी डाइवर्सिटी होगी वो चाहेगी कि मेजॉरिटी में जो लोग होंगे वो लोग चाहते हैं कि हमारा डोमिनेंस इन गवर्नमेंट बने. तो ये कुछ चीज़ें डेमोक्रेसी के रूल्स में आती हैं और ये चीज़ें नेचुरली होने लगती हैं जब किसी देश में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाता है. तो ये सारी सिचुएशंस इन कंट्रीज़ में भी देखने को मिलने लगी आफ्टर दे अडॉप्टेड डेमोक्रेसी. तो हम लोग देखेंगे आज कि टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कि डेमोक्रेसी जब इन लोगों ने अडॉप्ट किया तो बहुत सारे टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स सोसाइटी में देखने को मिलने लगे. उनके बारे में आज हम लोग विस्तार में डिस्कशन करेंगे. तो आज का टॉपिक हमारा है टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि किस तरह से ये टेंशन आए और इनको कैसे रिजॉल्व किया गया. इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं. तो मोस्ट ऑफ द सोवियत रिपब्लिक्स आर इंगेज टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज. बहुत जगह जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो सोवियत रूस के टूट जाने के बाद अलग हुई और उन्होंने डेमोक्रेसी जब अडॉप्ट किया तो वहाँ पर सिविल वॉर और इंसर्जेंसी जैसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगी, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी थी और आपस में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस बनाने की प्रतियोगिता चालू हो गई थी इन सोसाइटीज़ के बीच में. तो नेचुरली ये सिविल वॉर्स में चेंज होने लगी और बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलने लगे. तो ये सारी चीज़ें उस समय होने लगी. कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आउटसाइड पावर्स. और ये चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ हो रहे थे, जो इंसर्जेंसीज हो रही थी और जो सिविल वॉर का रूप ले रही थी, ये तो आपसी बातें थी, उस कंट्री के अंदर हो रही थी ये सारी चीज़ें. तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उसको हैंडल करती. लेकिन पिक्चर और ख़राब तब हो गई जब बाहर के फोर्सेस, बाहर की कंट्रीज उन चीज़ों में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरफियरेंस दिखाना शुरू किया उन लोगों ने. तो यानी खास करके वेस्ट के जो कंट्रीज़ थे, यानी यूएस और उसके नाटो देश जो थे, वो इन कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं उनके सिविल वॉर्स और उनके इंसर्जेंसीज को खुद हैंडल करना शुरू कर दिए. तो पिक्चर और बुरी होती चली गई. तो आइए इसको अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. आइए देखते हैं चेचेनिया और डेगिस्तान में क्या हुआ था. चेचेनिया एंड डेगिस्तान. In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movement. यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए एक ग्रुप था जो मुस्लिम मिलिटेंट्स का ग्रुप था, जो इंडिपेंडेंस के लिए मांग कर रहा था और वो चाह रहा था कि वो एक अलग स्टेट को फॉर्म करें. इसकी लड़ाई रशिया में शुरू हो गई. मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचेन्स रिबेल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड मिलिट्री बॉम्बिंग. तो रशिया ने, जैसा कि वो अक्सर करता है, उसने बॉम्बिंग उस एरिया में स्टार्ट कर दी. चेचन्स लड़ाके जो थे उनको ख़त्म करने के लिए उसने वहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी. हैव लेड टू मैनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस. और जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए और ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वायलेशन वहाँ पर देखने को मिला. बट फेल टू डेफर द एस्पिरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. और उसने किसी तरह उस जो एक इंडिपेंडेंस की जो
एस्पिरेशन उस समय शुरू हो गई थी, उसको फिर रोकने की कोशिश की गई और अंततः वो रुक गया। अब देखते हैं, इन सेंट्रल एशिया ताजिकिस्तान विटनेस ए सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001। इसी तरह सेंट्रल एशिया में हम लोग देखते हैं कि एक देश जो था ताजिकिस्तान, वहाँ पर भी एक सिविल वॉर देखने को मिला और ये भी लगभग 10 years तक चला ये वॉर। और ये भी एक वहाँ का सिविल वॉर था, यानी तागिस्तान के अंदर ही ये दो गुटों में लड़ाइयाँ चल रही थी। इसमें छोटे छोटे कई गुट थे। तो ये पहले 10 years तक चला और ये लगभग कॉन्फ्लिक्ट 2001 में जाके रिजॉल्व हो पाई। तो द रीज़न हैज़ ए होल एज मैनी सेक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स। क्यों यहाँ पर रीज़न यही था कि छोटे छोटे बहुत सारे गुट हो गए थे, ग्रुप्स हो गए थे जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, जिसके कारण एक सिविल वॉर ताजिकिस्तान में देखने को मिला। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि कई देशों में उस समय कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देने लगे और इनके पीछे एकमात्र यही कारण था कि डेमोक्रेसी को उन लोगों ने अडॉप्ट किया था। और डेमोक्रेसी आते के साथ बहुत ज़्यादा लिबर्टी लेकर आती है सिटीजन्स के। तो जो ग्रुप्स के एस्पिरेशंस अपने अपने थे वो मुखर होने लगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतभेद के रूप में सामने आने लगी कि जो उनके बीच में डाइवर्सिटी थी उसमें कौन सी डाइवर्सिटी डोमिनेट करेगी, इस चीज़ की प्रतियोगिता अब इन देशों में शुरू हो चुकी। तो बच्चों, अज़रबैजान और आर्मेनिया और कुछ अदर देश के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए समझते हैं अज़रबैजान और आर्मेनिया में क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। इन अज़रबैजान प्रोविंस ऑफ नगोर्नो काराबाख some local Armenians want to succeed and join Armenia। अब सबसे पहले हम लोग जरा एक मैप को देख लेते हैं, तो उससे हम लोग को समझ में आएगा कि आर्मेनिया कैसा दिखता है, अज़रबैजान कैसा दिखता है। और उसमें एक जो जगह है नागोर्नो काराबाख, ये अज़रबैजान के बीच में है, लेकिन आर्मेनिया से लगा हुआ है, लेकिन ये अज़रबैजान का क्षेत्र है। वहाँ पर कुछ लोकल्स आर्मेनियंस रहते हैं, मतलब उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ पे नागोर्नो काराबाख में, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो वहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि वो लोग आर्मेनिया के साथ मिल जाएं और ये तनाव अभी तक बरकरार है। आज भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है। अचानक से उनके बीच में कभी कभी युद्ध शुरू हो जाता है, मिसाइलें चल जाती हैं। तो ये चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। तो आइए पहले मैप को हम लोग देखते हैं कि मैप से कैसा दिखता है नागोर्नो काराबाख, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये मैप जो है इसमें येलो से जो है हम लोग देख रहे हैं अज़रबैजान को, और जो ब्लैक है वो आर्मेनिया को दिखा रहा है, और उसमें जो रेड स्पॉट दिख रहा है और बगल में लिखा भी हुआ है वो है नागोर्नो काराबाख। वो क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख, वो क्षेत्र है जो चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट होकर के वो आर्मेनिया का अंग बन जाए। अभी तो वो अज़रबैजान का क्षेत्र है, लेकिन वो चाहता है कि वो आर्मेनिया का क्षेत्र बन जाए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देखते हैं इनके बीच में। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 provinces रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। तो जॉर्जिया में भी ऐसे ही इंडिपेंडेंस की बात देखने को मिली। वहाँ भी कुछ प्रोविंस में सिविल वॉर्स देखने को मिले और वो भी चाह रहे थे कि उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। तो ये चीज़ें देखने को हर जगह मिल रही थी। देयर वर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, तान एंड जॉर्जिया। ये कुछ देश और हैं जहाँ जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया और तो ये कुछ कंट्रीज जो थे इनमें कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर देखने को मिला। तो जो कुछ सेंट्रल एशियाज के देश थे, कंट्रीज एंड प्रोविंसेस वेर फाइटिंग ओवर रिवर्स, और सेंट्रल एशिया के कुछ देश थे जो रिवर्स के वाटर को लेकर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। और जैसे 2 रिवर बेसिन वहाँ सेंट्रल एशिया में बहुत पॉपुलर है, अमू दरिया और सिर दरिया। तो ये एक वाटर विवाद इन बेसिन्स को लेकर रहा इनके बीच में। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे देश उस समय में कॉन्फ्लिक्ट्स अचानक से आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन व्हेन दे अडॉप्टेड डेमोक्रेसी,
तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे और डाइवर्सिटीज़ जो थी वो चाह रही थी कि डोमिनेट करे या सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात ये स्टेट्स करना शुरू कर चुके थे। तो आइए बच्चों, आउटसाइडर पावर्स के इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि जितने भी आउटसाइडर कंट्रीज़ के इफ़ेक्ट इन कंट्रीज़ पे पड़े वो ड्यू टू रिसोर्सेज थे। जो इन कंट्रीज़ के अंदर रिसोर्सेज थे उनको कैसे ये बड़ी कंट्रीज़ किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लें या उसका बेनिफिट उठा लें, ये उनका मकसद कहीं ना कहीं रहा इन कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट करने में। तो आइए उसको समझते हैं। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी जो कभी यूएसएसआर का एलाई था, जो पार्ट, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विथ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। वहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उन कंट्री में अवेलेबल है, विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और यही कारण है कि वो जो सेंट्रल एशियन देश हैं जो कभी सोवियत ब्लॉक के पार्ट्स रहा थे वो बेनिफिटेड होते हैं इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के कारण। सेंट्रल एशिया हैज़ ऑल्सो बिकम जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। वहाँ जो ऑयल कंपनीज हैं और आउटसाइडर पावर्स जो हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ की का जो इन्फ्लुएंस है वो इन कंपनीज़ पे हमेशा दबाव बना करके रखने का रहता है। द रीजन इज़ नेक्स्ट टू रशिया। ये रीजन के को हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल रशिया से सटा हुआ है, एक तरफ से चाइना से सटा हुआ है, इसके बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ वेस्ट एशिया के देशों से मिलते हैं। तो इनके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आफ्टर 11 सितंबर 2001, ये वही दिन था जब अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, एक आतंकवादी अटैक हुआ था और उसके जो वर्ल्ड इकोनॉमिक टावर जो था उसको ध्वस्त कर दिया गया था, उसमें प्लेन आकर लड़ा दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। तो ये एक घटना हुई थी 11 सितंबर 2001। द यूएस वांटेड मिलिट्री बेस इन द रीजन एंड पेड द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द सेंट्रल एशियन स्टेट टू हायर बेस एंड टू अलाउ एरोप्लेन्स टू फ्लाई ओवर देयर टेरिटरी ड्यूरिंग द वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक। अब जब अफगानिस्तान और इराक पे इस घटना के बाद अमेरिका को जब अफगानिस्तान और इराक के ऊपर अटैक करना था तो उसने इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से ये डिमांड की कि वो पैसे ले लें और उनको एक एरोप्लेन्स उतारने के लिए एक बेस की ज़रूरत है, उनको मिलिट्री बेस की। तो वहाँ पर उन्होंने पैसे दे करके एक मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर दिया उन कंट्रीज़ के ऊपर और ये भी इजाज़त उनसे ले ली कि उनके प्लेन्स उनके ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह से वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाना आगे चल के वो इन एशियन कंट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं हुआ कि अमेरिका ने वहाँ पर एक अपना मिलिट्री बेस बना लिया और वहाँ पर अपना डोमिनेशन वो शो करना शुरू कर दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाया ड्यूरिंग द अफगानिस्तान एंड इराक वॉर। रशिया perceives दिस स्टेट्स एज इट्स नियर अब्रॉड, और इनको अपना एक अच्छा पड़ोसी रशिया हमेशा से मानता रहा है। तो रशिया का ये मानना था कि ये हमारे अच्छे पड़ोसी हैं ये कंट्रीज़ जो हैं, एंड बिलीव दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। और रशिया का ऐसा मानना है कि वो हमेशा रशियन इन्फ्लुएंस में रहें। लेकिन जब उन्होंने बेस बनाने की इजाज़त दे दी अमेरिका को तो कहीं ना कहीं रशिया को बुरा लगा और ईरान और अफ़गानिस्तान जैसे देश जो हैं वो भी इन देशों से नाराज़ हो गए कि क्यों अमेरिका को यहाँ पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति इन देशों ने दी। चाइना हैज़ इंटरेस्टेड हियर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्स, और चाइना भी काफ़ी लालच भरी निगाह रखता है इन देशों के ऊपर, और वो भी इस रेस में पीछे नहीं था। जहाँ एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ रशिया और तीसरे तरफ से चाइना इन रिसोर्सेज पे आंख लगाए हुए था। और चाइना हैज़ इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्स, और इनका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए और इनका फ़ायदा उठाया जाए। एंड द चाइनीज़ हैव बिगेन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स,
और इनके नज़दीक के बॉर्डर्स पे, चूँकि चाइना का बॉर्डर लगा हुआ है इन स्टेट्स से, तो इन स्टेट्स से बिल्कुल सट के उन्होंने अपनी आबादी बढ़ानी शुरू कर दी वहाँ पे चाइनीज़ ने, और फिर उनके साथ उन्होंने अपने ट्रेड्स भी शुरू कर दिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारा खेल जो था वो रिसोर्सेज का था, और ख़ास करके ऑयल और नेचुरल गैस का ये सारा खेल था, कि जिसके कारण हर बड़ी कंट्री जो है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, इन कंट्रीज़ के ऊपर किसी न किसी तरह का अपना इन्फ्लुएंस बना कर रखना चाहती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन कंट्रीज़ को अदर जो सोर्सेस थे, उनके अदर जो बड़े कंट्रीज़ थे, उनके इन्फ्लुएंस को भी झेलना पड़ा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एरियाज़ में जो हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसको आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, और समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।